नमस्कार दोस्तों, नमस्कार भाइयों बहनों एवं प्रिय सभी लोगों का स्वागत है फिर से इस वीडियो में। दोस्तों आप सभी को बता दूं, इस समय एक और रिक्रूटमेंट आपके इंडिया देश के वेस्ट बंगाल स्टेट से आ चुका है, जो कि एसआई पोस्ट पर है। एसआई मीन्स सब इंस्पेक्टर पोस्ट पर पुलिस में दोबारा से पुलिस रिक्रूटमेंट, ये तीसरा रिक्रूटमेंट है। इससे पहले आप लोगों का कोलकाता पुलिस का रिक्रूटमेंट था, जो मैंने आपको बताया था, जो 1 वीक पहले आपको बताया था कि भाई इंडिया देश के वेस्ट बंगाल स्टेट में कोलकाता के अंदर आपकी 3700 के करीब वैकेंसी आ रखी है, जो कि कांस्टेबल, लेडी कांस्टेबल और मेल कांस्टेबल वैकेंसी थी, जिसके ऊपर मैंने आपको एलिजिबिलिटी, क्वालिफिकेशन, पूरा नोटिफिकेशन कवर करके दिया था। उसके बाद मैंने आप लोगों को एक वीडियो दिया था कि भाई इंडिया देश के वेस्ट बंगाल स्टेट में कांस्टेबल रिक्रूटमेंट अब जो आई है वो आई है पूरे वेस्ट बंगाल स्टेट पर, जिसके अंदर वैकेंसी है 10,255। ये जॉब स्टेट गवर्नमेंट की पुलिस में होगी, यानी कि ये जॉब गवर्नमेंट होगी। इसमें सैलरी भी होगी, एक दो अलावेंस हो सकते हैं आपके लिए अलग से हों, ठीक है। अब ये सब मैं इसलिए बता रहा हूँ दोस्तों, आपको मैं बता दूं, मैंने कांस्टेबल की दोनों वैकेंसी, जो आपकी कोलकाता की अलग थी और पूरे वेस्ट बंगाल की अलग थी, उसके लिए नोटिफिकेशन मैंने कवर कर दिया था। दोनों ही वीडियो आप देख सकते हो जाकर। इस वीडियो में हम बात करेंगे कांस्टेबल के ऊपर वाला पोस्ट, यानी कि मैं एएसआई की बात नहीं कर रहा, कांस्टेबल के दो और आप ऊपर पोस्ट आओगे, यानी कि कांस्टेबल के बाद जो आपका पोस्ट आता है यहाँ पर, जो नया रिक्रूटमेंट आप लोगों का आया है वो आया है एसआई का। एसआई मतलब कि सब इंस्पेक्टर। आप लोगों के लिए 464 के करीब करीब वैकेंसी एसआई की निकाल दी गई है। मतलब कि पूरे जो वेस्ट बंगाल स्टेट में अलग अलग जगह पर जहाँ पर भी स्टेशन हैं, उनके लिए यहाँ पर इस रिक्रूटमेंट में लोग रिक्रूट जो होंगे वो बेसिकली एसआई पोस्ट पर होंगे। एसआई होता है सब इंस्पेक्टर। जैसे कि आप देखोगे हर पुलिस स्टेशन में एक इंस्पेक्टर होता है, जिसकी यूनिफॉर्म पे ऐसे इस तरीके के 3 स्टार होते हैं, और उसके बाद सेकेंडरी पर्सन होता है हॉस्पिटल, पुलिस विभाग में, पुलिस स्टेशन में, तो वो होता है इंस्पेक्टर, तो वो होता है सब इंस्पेक्टर। तो आपकी जो अब पोस्ट जो आई है वो निकल के आई है आपकी एसआई की, जिसके 2 स्टार होंगे यूनिफॉर्म पर, ठीक है। 2 स्टार उसकी यूनिफॉर्म पर होती है, उसकी पहचान होती है, ठीक है। अब ये स्टार क्यों है उसके बारे में आप बाद में देख सकते हो अलग से। अभी आप इतना समझिए, जो आपने देखा होगा स्टेट आपके वेस्ट बंगाल में ही नहीं बल्कि पूरे इंडिया में आपने किसी भी पुलिस या किसी भी इंसान को ऐसा देखा है जिसकी यूनिफॉर्म पे 2 स्टार होंगे, तो इसका मतलब ये है वो जो बंदा है, मतलब वो जो इंसान है, वो बेसिकली सब इंस्पेक्टर है पुलिस में, ठीक है। पुलिस में होगा या फोर्स में होगा, बेसिकली उसके 2 स्टार होते हैं इस तरीके के। तो इसलिए बता रहा हूँ आप लोगों के वेस्ट बंगाल के अंदर स्टेट पुलिस के अंदर गवर्नमेंट जॉब आपकी सब इंस्पेक्टर निकल चुकी है, जिसके अंदर वैकेंसी 464 है। जिसके लिए एलिजिबिलिटी क्या है, क्वालिफिकेशन क्या होगी, सैलरी कितनी मिलेगी, कब से कब तक फॉर्म भरेंगे, एज लिमिट क्या रहेगी, सिलेक्शन कैसे होगा, एग्ज़ाम पैटर्न क्या होगा, एग्ज़ाम का सिलेबस क्या होगा, और हमको इस वैकेंसी को लेने का क्या फ़ायदा है ये बताऊंगा। और दूसरा कि क्या सिर्फ वेस्ट बंगाल के लोग लेंगे इस वैकेंसी को या फिर पूरा इंडिया इस पर एलिजिबल है, ये भी मैं आपको क्लियर करूँगा। देखिए, इससे पीछे की 2 रिक्रूटमेंट कांस्टेबल पर तो पूरा इंडिया एलिजिबल है, उनके लिए ऑल इंडिया एलिजिबल है। वेस्ट बंगाल के बाहर वाले जनरल से वैकेंसी ले सकते हैं, और वेस्ट बंगाल के लोग तो अपनी कैटेगरी वाइज वैकेंसियाँ ले सकते हैं कांस्टेबल की, जो कि 2 अलग आई हुई है। यानी अगर मैं बात करूं तो आपसे मैंने जो इससे पहले रिक्रूटमेंट कवर करे हैं उनको मिला ले तो करीब करीब 14,000 करीब करीब वैकेंसी आपकी वहां मैंने बता दी है। 14,000 के करीब लोगों की जॉब मैंने वहां बताई थी, तो वो नोटिफिकेशन देख लेना। इस वीडियो में हम बात करेंगे एक एसआई रिक्रूटमेंट की, जो है आप लोगों की 464 पोस्ट पर, ठीक है। इतनी पोस्टों पर एसआई रिक्रूटमेंट है वेस्ट बंगाल स्टेट में, सब इंस्पेक्टर पोस्ट। इसके लिए एक एग्जाम निकालना है, फिजिकल निकालना है, मेडिकल निकालना है, डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराना है, और उसके बाद आपको वैकेंसी मिल जाएगी। देखिए, सबसे पहले रिटर्न निकाला, रिटर्न के बाद फिजिकल निकाला, फिजिकल के बाद यहाँ पर इंटरव्यू अगर हुआ तो वो निकाला, फिर उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराया, मेडिकल कराया और ज्वाइनिंग ले ली। तो इतना आसान प्रोसेस रहेगा इस रिक्रूटमेंट पे। ये सारी वेस्ट बंगाल स्टेट में जाएंगी। आप अगर आउटसाइड अगर अप्लाई कर पा रहे हो और दूसरे स्टेट से, तो आपको साफ साफ कहूँगा कि आप जनरल से फॉर्म भरोगे, आपकी वैकेंसी जो जॉब होगी वो वेस्ट बंगाल के अंदर जाकर आपको करनी होगी, ठीक है। ऐसा ही जो होता है वो काफ़ी चीज़ों के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, पूरे एरिया में लॉ एंड ऑर्डर से जुड़े हुए उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, और भी चीज़ों के लिए वो जो है उसके लिए उसके जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ठीक है। तो मैं आप लोगों को इस वीडियो में पूरा एसआई रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन दे रहा हूँ, अप्लाई लिंक भी आपको दे दूंगा, वो आप लोग अप्लाई कर लेना। जब भी कल परसों जब भी फॉर्म चालू हो अप्लाई कर लेना, ऑनलाइन फॉर्म भरा जाएगा। आप अगर फॉर्म ना भर पाओ तो यहाँ पर वेस्ट बंगाल स्टेट में सहाज रिटेल लिमिटेड नाम की जो है एक ऑर्गेनाइजेशन है, जो बेसिकली पूरे स्टेट भर में अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में अपने अपने आउटलेट्स पर लोगों को फॉर्म भरने के लिए सुविधा प्रोवाइड कराते हैं। हालांकि वो 23 रुपये पर फॉर्म पर
चार्ज करते हैं लोगों से, ठीक है। तो इस तरीके का रहेगा, तो आप उस पर भी जाके फॉर्म भर सकते हो। अगर खुद ना भर पाओ और खुद भरना हो तो आप बता देना, मैं एक फॉर्म भरने का वीडियो आपको दूंगा, उसको देखकर आप सभी लोग खुद भी फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। अभी बात करेंगे दोस्तों वेस्ट बंगाल स्टेट पुलिस की वेबसाइट है, इसका लिंक, नोटिफिकेशन का लिंक, अप्लाई लिंक वीडियो के सही नीचे दे दिया गया है। आपको अगर हिंदी में ना समझ आए तो कैप्शन ऑन कर लेना वीडियो के सही राइट साइड में, बॉटम साइड में यहाँ पर आप लोगों को डबल सी नाम से एक चीज़ दिखेगी, उसको ऑन करके आप लोग हिंदी में, तो मैं आपको बता ही रहा हूँ, आप अगली अपनी किसी भाषा में भी समझ सकते हैं, ठीक है जी। ठीक है, अब सबसे पहले आपकी स्क्रीन पर वेस्ट बंगाल पुलिस का वेबसाइट है, आपको आना है रिक्रूटमेंट सेक्शन में। इसके अंदर आपको आना होगा, जैसे आप देखिए यहाँ पर आप आओगे इस तरीके से, आपको उस पर क्लिक करना होगा। इस पर आप जैसे ही क्लिक करोगे आप इस तरीके से यहाँ आ जाओगे। बेसिकली आप आओगे इस वाले पेज पर, ठीक है, इस रिक्रूटमेंट पेज पर आप आओगे। इसको एक बार रीलोड कर लेते हैं। देखिए मैं आपको बता दूं, जिन्होंने 2023 के लिए, ये तो 24 वाला चल रहा है अभी रिक्रूटमेंट ड्राइव, आपका जो 2023 वाला रिक्रूटमेंट था लेडी कांस्टेबल और कांस्टेबल बाकी पोस्टों का, तो लेडी कांस्टेबल वालों को साफ बता दूं भाई, जितनी भी बहनों ने लेडी कांस्टेबल फॉर्म भरे थे 23 वालों में, उनका फाइनल रिजल्ट आज आ गया है, जाकर देख लो, ये पूरा लिस्ट इसी के अंदर आपको मिल जाएगा। आपका रिजल्ट जो है ना इसका आ चुका है, ठीक है। हाँ, इस वाले पे आप क्लिक करना है, 2023 वालों का रिजल्ट इधर आ चुका है। और 2024 के लेडी कांस्टेबल रिक्रूटमेंट मैंने आपको कवर कर दी थी, वो ये रही। और इसके अलावा मैंने अब इस वीडियो में मैं आपके साथ ऐसा ही रिक्रूटमेंट डिस्कस कर रहा हूँ जो कि आर्म्ड और अनआर्म्ड ब्रांचेस के अंदर आया है, उसको लेकर मैं इस वीडियो को कर रहा हूँ। आपको बता दूँ कांस्टेबल रिक्रूटमेंट मैंने आपके साथ डिस्कस कर दिया इस बार की, और लेडी कांस्टेबल जिन्होंने 2023 में फॉर्म भरे थे वेस्ट बंगाल के लिए, तो उन जो कि पूरे स्टेट भर का था, तो उसके लिए आप लोगों को रिजल्ट देखना होगा इधर। इस पर आप क्लिक कर लेना, आपका लिस्ट में आप देख सकते हो कि भाई हमारा सिलेक्शन हुआ है नहीं हुआ। ये उनका रिजल्ट है जिनका इंटरव्यू सारे प्रोसेस हो गए इस रिक्रूटमेंट में, 23 वालों का, उनको किस किस का सिलेक्शन हुआ है। तो आप यहाँ से अपना फाइनल रिजल्ट 23 वाले लोग देख सकते हैं, सभी लोग देख सकते हैं। ऑल इंडिया इसमें एलिजिबल थे 23 में भी, और 24 में भी लेडी कांस्टेबल पर ऑल इंडिया एलिजिबल है। तो इस तरीके से अपना अपना रिजल्ट चेक कर लें। मैं इस वीडियो में सब इंस्पेक्टर का नोटिफिकेशन कवर कर रहा हूँ 24 वालों का, जो कि आप इस पर क्लिक करोगे तो आपको दिख जाएगा। देखिए मैं दिखाता हूँ आप लोगों को, जैसे कि आप देख सकते हो मैंने यहाँ पर आया मैं, और मैंने यहाँ पर आने के बाद मैंने इसके अंदर जो है इस पर क्लिक कर दिया। क्लिक करते ही मेरे पास 3 ऑप्शन आएंगे। ये तो नोटिफिकेशन, ये वाला जो होगा वो पूरा फाइल नोटिफिकेशन का होता है। उसके बाद इन्होंने दिया इनवाइट नोटिस, और उसके बाद आपकी साज रिटेल लिमिटेड वाली जो है आउटलेट की लिस्ट रहेगी। तो ये लिस्ट भी आप देख सकते हो, ये भी मैंने आपको प्रोवाइड करा दी है, ठीक है। सबसे पहले हम आते हैं इन्वाइट नोटिस पर। इन्वाइट नोटिस को आके हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए क्या कह रहे हैं, वेस्ट बंगाल पुलिस रिक्रूटमेंट बोर्ड जो है आरक्षा भवन, वही आपका 5th फ्लोर 6th क्रॉस रोड, ब्लॉक डीजे, सेक्टर 2 है, सॉल्ट लेक सिटी, ये कोलकाता में है, स्टेट के अंदर, कोलकाता जिले के अंदर, वहां से नोटिफिकेशन आया है। ये पूरे वेस्ट बंगाल में सब इंस्पेक्टर रिक्रूट होंगे, आर्म्ड ब्रांच में भी और नॉन आर्म्ड में भी, यानी अनआर्म्ड में भी। तो मैं आर्म्ड और अनआर्म्ड ब्रांचेस की वैकेंसियां समझा देता हूँ, और ये भी समझा देता हूँ इनमें फर्क क्या होता है। काफी लोग जानना चाहते होंगे कि भाई आर्म्ड पुलिस क्या होता है, अनआर्म्ड क्या होता है। सबसे पहले आप ये समझिए, इन्होंने बोला है कि हम एप्लीकेशन इन्वाइट कर रहे हैं इंडिया के सिटीजन से, यानी पूरे देश के जो भी नागरिक है फॉर्म भर सकते हैं इस वैकेंसी पे, पोस्ट के लिए, सब इंस्पेक्टर के लिए पुलिस में, चाहे वो अनआर्म्ड हो या फिर आर्म्ड ब्रांच हो वेस्ट बंगाल पुलिस में। एलिजिबिलिटी है, एज आपकी 20+ हो, 30 बिलो, यानी कि 20 से ऊपर हो, 30 से नीचे हो 1 जनवरी 2024 में। आप अपने SC ST हो तो 5 साल जोड़ लो इसी में, OBC हो तो 3 साल जोड़ लो, ट्रांसजेंडर हो तो अपने 3 साल जोड़ लो। एक चीज याद रखना, SC ST और जो भी अपने एज में अपनी एक्स्ट्रा एज जोड़ रहे हैं ना, वो सिर्फ वेस्ट बंगाल के लोग ही जोड़ना, बाकी बाहर के मत जोड़ना। बाकी आप जनरल से ही फॉर्म भरोगे, ठीक है भाई, पूरा इंडिया जनरल से फॉर्म भरेगा वेस्ट बंगाल को छोड़कर। एक चीज और आपको बता दूं, यहाँ पर जो लोग भी वेस्ट बंगाल पुलिस में रिक्रूटमेंट पे अप्लाई करेंगे, मान लो आप डिपार्टमेंटल कैंडिडेट हो, मान के चलो आप लोग वेस्ट बंगाल के अंदर ही कांस्टेबल या दूसरे किसी पोस्ट पर काम कर रहे हो और आपको ये वैकेंसी चाहिए, तो आपको 35 एज तक फॉर्म भरने का जो है इसमें रिलैक्सेशन है, मतलब करीब करीब आप 5 साल रिलैक्सेशन ले सकते हो। और अगर आप SC ST हो, OBC हो तो 3 साल ये आपको मिल जाएंगे। मतलब कि डिपार्टमेंटल कैंडिडेट को भी इन्होंने फायदे दिए हैं, मतलब वो लोग जो पुलिस विभाग में पहले से हैं लेकिन छोटी पोस्टों पर हैं और उनको ये पोस्ट चाहिए तो वो भी फॉर्म भर सकते हैं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सिंपल है, SI के लिए बैचलर डिग्री चाहिए होता है किसी फील्ड का। बैचलर डिग्री क्या होता है, कैंडिडेट ने BCA, BCom, BBA, BTech, B आर्किटेक्चर, B प्लानिंग, BSc या BA, या फिर उसने कोई सा भी बैचलर डिग्री कर रखा है। बेसिकली वो कॉलेज गया, 2 साल या 3 साल का कोई भी डिग्री कोर्स करके आ गया और उसके पास उसका सर्टिफिकेट है, उसके पास डिग्री है, सेमेस्टर मार्कशीट है, तो वो कहीं ना कहीं बैचलर पास आउट है, तो वो फॉर्म भर सकता है, ठीक है। ऑल इंडिया कोई भी बैचलर डिग्री पास आउट फॉर्म भर सकता है। किसी कैंडिडेट ने मान लो यही डिग्री
डिग्री बैचलर का किसी दूसरे देश में करिए, मान के चलो कोई कैंडिडेट फ्रांस जाकर करके आया है, कोई जर्मनी जाकर कोई बैचलर डिग्री करके आया है, तो वो भी एलिजिबल है। क्यों एलिजिबल है? क्योंकि वो वहाँ पर यूनिवर्सिटी चल रही है, वो भी अगर रिकॉग्नाइज है और उधर से आपने पढ़ा है तो आप फॉर्म भर सकते हैं। कहना यही है कि बैचलर डिग्री पास आउट चाहिए, लेकिन इंडिया का सिटीजन हो। पढ़ाई कहाँ से करके आया वो मैटर नहीं है, लेकिन वो कैंडिडेट इंडिया का सिटीजन हो तो फॉर्म भर सकता है। लैंग्वेज आपको बंगाली लैंग्वेज पढ़नी लिखनी बोलनी आनी चाहिए। जरूरी नहीं है कि बंगाली लैंग्वेज में पास आउट सर्टिफिकेट लगे, सिर्फ आपको आनी चाहिए, इतना ध्यान रखिए, ठीक है। जो लोग कलिम्पोंग जिले से हैं या फिर दार्जिलिंग जिले के हैं, उन वहाँ पर जो लोग परमानेंट रह रहे हैं, उन लोगों से साफ कहूँगा कि आप लोगों को बंगाली आनी जरूरी नहीं है। बाकी पूरे इंडिया को बंगाली आनी जरूरी है इस वैकेंसी को लेने के लिए, ठीक है। जो लोग अपने SC ST हो, EWS हो, रिलैक्सेशन लेना चाह रहे हैं, रिजर्वेशन से बिलोंग करते हैं, तो उनको अपने सर्टिफिकेट्स अपने जब आप फॉर्म भरोगे इस रिक्रूटमेंट के लिए तो आपको लगाने होंगे। एप्लीकेशन फॉर्म आपका 9 मार्च से लेकर 7 अप्रैल तक भरा जाएगा ऑनलाइन में, सिर्फ ऑनलाइन भरा जाएगा, ठीक है। ऑनलाइन मतलब जैसे आपको बता रहा हूँ इसी तरीके से इंटरनेट पर जाना है और फॉर्म भर लेना है, वेबसाइट से रजिस्ट्रेशन करना है, फॉर्म भर देना है और फॉर्म का प्रिंट निकालना है। तो इस तरीके से ऑनलाइन आपको जमा करना है। 9 मार्च से 7 अप्रैल तक फॉर्म जमा होगा। एप्लीकेंट से एडवाइस है कि भाई, मतलब आपसे कह रहे हैं कि भाई पूरा नोटिफिकेशन सही से पढ़ो, सब कुछ जानने के बाद ही फॉर्म भरो। याद रखें, आप लोग फॉर्म में कोई गलती कर रहे हो, आप 7 अप्रैल के बाद आप लोग 10 अप्रैल से लेकर 16 अप्रैल के बीच अपने फॉर्म में करेक्शन कर सकते हो। अपने मोबाइल नंबर, मेल ID और परमानेंट स्टेट को छोड़कर बाकी चीज़ों में आप चेंजेस कर सकते हो इन 7 दिन के अंदर, ठीक है। लेकिन आप चेंजेस करने के लिए लॉगिन करोगे रजिस्ट्रेशन पर, उसके बाद ही चेंज कर पाओगे, ठीक है जी। आपको सब समझ आ रहा होगा ना? तो रजिस्ट्रेशन आप कर लेना, फॉर्म भर लेना। कोई गलती भी हो जाए तो आप लोग 10 अप्रैल से लेके 16 अप्रैल तक अपने फॉर्म में बदलाव कर सकते हैं। अगर कोई गलती हुई है, ये 3 चीज़ों को छोड़ के आप बदल सकते हैं, जो भी चीज़ें गलत हो गई हैं। तो ये आपका पूरा इन्वाइट नोटिस था कि फॉर्म भरने के लिए इन्होंने इन्वाइट किया है। मतलब यही है कि जो आप लोगों की SI रिक्रूटमेंट आई है वेस्ट बंगाल स्टेट में, इसमें भी ऑल इंडिया एलिजिबल है। मतलब कोई कैंडिडेट अगर ओडिशा से इधर जा रहा है, कोई कैंडिडेट यहाँ पर मान के चलो गुजरात से इधर पहुँच रहा है, कोई कैंडिडेट मान लो केरला से कह रहा है कि मैं इधर जा रहा हूँ इस वैकेंसी को लेने, कोई कह रहा है अरुणाचल प्रदेश से इधर आ रहा है, तो वो ले सकता है। मतलब वेस्ट बंगाल में पूरा इंडिया इसमें एलिजिबल है इस वैकेंसी पे। कंडीशन यही है कि वो ऐसा ही रिक्रूटमेंट लेने के लिए बैचलर डिग्री पास आउट हो, 20 से 30 के बीच का एज का हो, और खासकर वो कैंडिडेट इंडिया का सिटीजन हो तो वैकेंसियाँ ले सकता है, ठीक है जी। हाँ, जनरल से ले सकता है। SC ST और रिजर्वेशन सिर्फ वेस्ट बंगाल के लोगों के ही होंगे, क्योंकि वेस्ट बंगाल में ही वैकेंसी है और स्टेट गवर्नमेंट इसमें वैकेंसी दे रही है। चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं, थोड़ा इसके अंदर हम डिटेल्ड नोटिफिकेशन पे आते हैं। देखिए ये आपका पूरा नोटिफिकेशन फाइल है, इसमें लिखा है कि आप लोग सब इंस्पेक्टर के लिए फॉर्म भरो, अनआर्म्ड ब्रांच और आर्म्ड ब्रांच के लिए। आर्म्ड और अनआर्म्ड ब्रांच वो होती है, आर्म्ड ब्रांच बेसिकली वो होती है, ऐसा ही रिक्रूट हो गया है आर्म्ड ब्रांच में, लेकिन इसकी ज़रूरत तभी होती है बेसिकली मान लो शहर में या सिटी में या ज़िले में मान लो भाई दंगे हो रहे हैं, रियॉट्स हो रहे हैं, या फिर मान लो जब जब ज़रूरत होती है तब हम इनको रिक्रूट करते हैं। मतलब SI आर्म्ड वाले वो लोग होते हैं जो जब उनकी ज़रूरत होती है, ज़्यादा फोर्स की ज़रूरत होती है, तभी SI की ज़रूरत आर्म्ड वालों की होती है। मतलब अनआर्म्ड वाले सिविल वाले हो जाते हैं, और बाकी ये वाले वो होते हैं जिनकी ज़रूरत होती है तब इनको लिया जाता है। मतलब ये लोग रिक्रूट तो हो जाते हैं, पहले से ही विभाग में होते हैं, लेकिन मान के चलो उस सिटी में, उस शहर में कुछ ऐसा हो गया, कोई बड़ा बवाल सा हो गया, दंगा सा हो गया, या फिर कोई फायरिंग हो गई, कुछ भी ऐसा कुछ बड़ा सा कुछ कांड सा हो गया है, तो उस समय पर अगर कोई फोर्स की ज़रूरत होती है तो आर्म्ड ब्रांच चाहिए होता है, जिसको अच्छी खासी ट्रेनिंग दी जाती है, अच्छी खासी मतलब बहुत। एक आर्म्ड ब्रांच में जो लोग जाते हैं तो बेसिकली उन लोगों को एक एडवांस में रिक्रूट करके रखा जाता है पुलिस विभाग में, आप ऐसा समझ सकते हो, ठीक है। बेसिकली ये आर्म्ड और अनआर्म्ड में डिफरेंस है। हालांकि मैं अभी डिटेल अगर बता दूंगा, अगर यहाँ इन्होंने लिखा होगा, वैसे तो यही है कि अनआर्म्ड वाले वो होते हैं जो सिविल पुलिस होते हैं, और आर्म्ड वाले पुलिस वाले वो लोग होते हैं जो बेसिकली विभाग में पहले से ही होते हैं, एक्स्ट्रा के लिए होते हैं कि भाई इनकी ज़रूरत जब हुई एरिया में, अगर ऐसा कुछ कंडीशन हुआ तब, और उन केसेस में इनकी मदद पड़ती है वहाँ पर, ठीक है। पे स्केल आप रीड कर सकते हो, आपका बेसिकली जो पे स्केल होगा मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, 30,000 प्लस होगा, ठीक है जी। हाँ, एक बार मैं ऐसा ही कि मैं आपको सैलरी क्लियर कर देता हूँ, देखकर ही बता देता हूँ, तो एक बार रुकिए। तो देखिए भाई, हाँ ठीक है, तो मैंने जैसा आपको बताया दोस्तों, आपका सैलरी है 32,000 से लेके 82,000 तक, यानी करीब करीब आप लोगों को जो पर मंथ सैलरी मिल रहा है इन वैकेंसियों पे, वो आप लोग मान सकते हैं कि 35,000 प्लस मिलेगा। आप 35,000 रुपये पर मंथ सैलरी लेंगे इन पोस्टों पर, ठीक है, SI पर। हाँ, और कांस्टेबल को 20-25 हज़ार रुपये मिलते हैं, कांस्टेबल में 20-25 हज़ार होते हैं, और SI को 35,000 प्लस होते हैं, और 80,000 तक के बीच में उसकी सैलरी होती है SI की, ठीक है। सारे लोग ध्यान से समझ रहे हैं ना सारा कुछ। वैकेंसी आप देख लेना, जनरल वालों की वैकेंसी सिर्फ 90 है,
90 वैकेंसी इन्होंने दी है। देखिए यहाँ पर कैसे लिखा है इन्होंने, नहीं 209 है भाई। जनरल वालों की वैकेंसी टोटल 209 है, जिसमें से आर्म्ड ब्रांचेस में 90 लोग चाहिए और अनआर्म्ड में, आर्म्ड में तो सिर्फ आर्म्ड में जो चाहिए लोग वो सिर्फ मेल चाहिए, मेल लोग इनको आर्म्ड में रखने हैं, बाकी इनको अनआर्म्ड में मेल फीमेल दोनों ही चाहिए। 74 मेल चाहिए और 45 फीमेल इनको जनरल वर्ग से चाहिए, जो कि इनको चाहिए डायरेक्ट पुलिस एसआई में। आर्म्ड ब्रांच अलग है, अनआर्म्ड अलग है, ठीक है। तो आप सभी की कैटेगरी वाइज वैकेंसी समझ सकते हो, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी और ओबीसी, एबी। बेसिकली जो आपके वेस्ट बंगाल स्टेट में लोगों के अंदर कैटेगरी वाइज डिवीजन है वो इस तरीके से है, आप देख सकते हो। अदर बैकवर्ड क्लासेस ए बी है, उसके अलावा एससी एसटी है और इसके अलावा आप लोगों का ईडब्ल्यूएस हो जाता है, ठीक है। और यही है, मतलब अगर आप वेस्ट बंगाल में रिजर्वेशन में आओगे तो इनमें से किसी में होगे, अदरवाइज रिजर्वेशन नहीं है तो आप इससे फॉर्म भर सकते हो, ठीक है। और ऑल इंडिया तो इसी से फॉर्म डालेंगे। तो टोटल वैकेंसी 464 है, जिसमें से आर्म्ड ब्रांच में 200 आई हैं, बाकी अनआर्म्ड में आप देख सकते हो इस तरीके की वैकेंसी यहाँ पे आपको दिख जाएंगी। थोड़ा इसमें देख लेना भाई कि आर्म्ड वाले क्या करते हैं, अनआर्म्ड वाले क्या करते हैं। वैसे मैं आपको बता दूं, आर्म्ड वाले लोग तभी चाहिए होते हैं जब ज़्यादा ज़रूरत होती है, अनआर्म्ड वाले वैसे संभाल लेते हैं सारा कुछ पहले से ही, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं। जो भी लोग इस वैकेंसी को लेना चाहे अप्लाई कर सकते हैं अपनी चॉइस के हिसाब से, जिस भी पोस्ट पर फॉर्म भरना चाहे। देखिए इन्होंने बोला एप्लीकेंट शैल बी रिक्वायर्ड टू इंडिकेट देयर चॉइस ऑफ पोस्ट इन ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस एट द टाइम ऑफ सबमिशन ऑफ फॉर्म। जब आप फॉर्म भरोगे ना आपको चूज करना पड़ेगा, ठीक है, कि आपको आर्म्ड ब्रांच, जैसे कोई कैंडिडेट जनरल वर्ग से है, ठीक है, और कोई कैंडिडेट मेल है और उसको वैकेंसी चाहिए पुलिस एसआई में, तो उसको बताना पड़ेगा फॉर्म में ही कि वो आर्म्ड ब्रांच की लेना चाहता है या अनआर्म्ड की। अगर वो अनआर्म्ड की लेना चाहता है तो वो बता दे कि भाई मेरे को पहले अनआर्म्ड दो फिर आर्म्ड दो, पहला 1 2 करके रख देगा, वो ऐसे कर देगा कि 1 और 2, मतलब पहला उसको रख देगा वो अनआर्म्ड को और फिर वो रख देगा आर्म्ड को, इस तरीके से वो रख देगा और इस तरीके से प्रेफरेंस वो फॉर्म में दे देगा, ठीक है। तो फॉर्म भरते में आप बता सकते हो, आप ऐसा भी कर सकते हो किसी एक को भी रख सकते हो, दोनों को भी रख सकते हो। महिलाएं तो सिर्फ अनआर्म्ड को ही रख पाएंगी क्योंकि उनके लिए आर्म्ड ब्रांच में वैकेंसी नहीं है, ठीक है जी। सारा कुछ समझ आ रहा होगा तो वैकेंसी आप यहाँ से समझ लेना। अब बाकी थोड़ा बहुत इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप देख सकते हो, पुलिस एसआई की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है एज कम्पेयर भाई इंस्पेक्टर के बाद उसको ही ज़्यादा सब कुछ संभालना होता है, ये सब आपके लिए रहता है, ठीक है। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आपको एलिजिबिलिटी बता दूं, मस्ट बी इंडियन सिटीजन, यानी इंडिया देश का नागरिक हो। इसके अलावा 20 से 30 की एज हो उसकी, बीच की, इसमें बीच में कहीं पर भी आ रहा हो 1 जनवरी 2024 वाले दिन, ठीक है। 5 साल SC ST जोड़ ले अपने साल में, OBC वाले 3 साल जोड़ लें, इस तरीके से रिलैक्सेशन जोड़ लेना, ठीक है। तो रिलैक्सेशन आप लोग समझ लिए होंगे, आपने समझ लिया होगा। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ये है कि बैचलर डिग्री चाहिए, मैंने आपको पहले ही बता दिया, किसी भी फील्ड की बैचलर डिग्री हो, बंगाली पढ़ना लिखना बोलना कैंडिडेट जानता हो, ठीक है, इतना चाहिए। बाकी नोट के कुछ पॉइंट यहाँ पर लिखे हैं, उसको आप देख लेना। अब बात आती है मिनिमम फिजिकल मेजरमेंट। आपका इसमें रिटर्न एग्जाम होगा, उसके बाद फिजिकल होगा। फिजिकल में बता दूं, अगर आप मेल हो और अनआर्म्ड की ब्रांच की एसआई रिक्रूटमेंट के लिए जा रहे हो, तो आप अगर रिजर्वेशन में नहीं आते तो आपकी 167 सेंटीमीटर का हाइट हो, 50 और 79 सेंटीमीटर का चेस्ट साइज हो, हालांकि उसको जब और ये विदाउट एक्सपेंडन है, मतलब कि आप जब फुलाओगे ना तो फिर इसके अंदर 84 सेंटीमीटर तक होना चाहिए एक्सपेंशन के साथ। मतलब कि भाई आपका जो सीना है, आपका जो चेस्ट है, उसको आपने फुलाया तो वो पहले तो 79 सेंटीमीटर का था और जब उसको फुला दिया तो वो 84 सेंटीमीटर तक का दिखाने लग गया, तो करीब करीब 5 सेंटीमीटर हो गया ना ये, तो इस तरीके का। तो चेस्ट मेजरमेंट आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा हाइट आपकी 167 सेंटीमीटर चाहिए अगर आप अनआर्म्ड ब्रांच में जाते हो, ठीक है, और उसमें इन्होंने हाइट दे दिया, और ये अनरिजर्व्ड वालों के लिए है। इसके अलावा इन्होंने बोला है 56 सेंटीमीटर आपका जो है 56 केजी 56 केजी वेट, यानी कि आप लोगों का जो वजन है वो 56 किलो होना चाहिए, ठीक है। वहीं अगर मैं बात करूँ, अगर आप लोग गोरखाज हो, अगर आप लोग राजबंसीज हो, या फिर अगर आप लोग गढ़वालीज हो, या फिर एस्केड्यूल्ड ट्राइब हो, एस्केड्यूल्ड ट्राइब बेसिकली वेस्ट बंगाल के ही, तो अगर आप हो इनमें तो आपकी 160 सेंटीमीटर की हाइट चाहिए इनको। इसके अलावा 76 सेंटीमीटर चेस्ट मेजरमेंट और 81 विद एक्सपेंशन के साथ चाहिए, और 52 केजी का इनको वेट आपके अंदर चाहिए। अगर इतना है तो फॉर्म भर देना। ये मेल के लिए बता रहा हूँ, ठीक है, मेल के लिए भी क्लियर कर रहा हूँ। मेल के लिए मैं आपको बता दूँ, ये अनआर्म्ड वालों के लिए, जो लोग अनआर्म्ड वाली लेंगे वैकेंसियाँ। अगर आप आर्म्ड ब्रांचेज में लेना चाहते हो तो आपके लिए 173 सेंटीमीटर की हाइट चाहिए। देखिए आर्म्ड वालों से जो है हाइट थोड़ा ज़्यादा मांगी जाती है। क्यों हाइट मांगी जाती है ज़्यादा? क्योंकि आर्म्ड वाले जो पुलिस में जो जाते हैं बेसिकली वो
लोग को उस केस के लिए लिया गया है, दंगे वाले सिचुएशन के लिए, रायोट्स के सिचुएशन के लिए, कहीं आग लग गई, कुछ बड़े धमाके हो गए, बड़ी चीज़ें हो गई, तो ऐसे के लिए आर्म्ड पुलिस के एसआई जो है रिक्रूट होते हैं। बेसिकली इनको उस केसेस में लिया जाता है, मतलब कि ये लोग की ज़रूरत ऐसे ऐसे समय पर होती है, इन लोगों की ज़रूरत आर्म्ड ब्रांचेस की। तो इनकी अभी इनका मान के चलो हाइट अच्छी खासी नहीं होगी, चेस्ट जो है, चेस्ट का मेजरमेंट अगर अच्छा खासा नहीं होगा, वेट अच्छा खासा नहीं होगा, तो ये सिचुएशन नहीं संभाल पाएंगे, समझ रहे हैं। तो इस वजह से आप मान सकते हो कि इनकी हाइट और इनका जो चेस्ट मेजरमेंट है और वेट जो है इतना ज़्यादा मांगा गया है। हालांकि ज़्यादा इतना भी नहीं है, 4 kg इन्होंने बढ़ा दिया है इधर। और इसके अंदर आप लोग यहाँ से समझ सकते हो इनका हाइट इनका जो है 6 सेंटीमीटर अनआर्म्ड वालों से ज़्यादा चाहिए। मतलब कि अनआर्म्ड वाले तो फिर भी कम हाइट से ले सकते हैं वैकेंसी, आर्म्ड वालों को थोड़ी हाइट ज़्यादा चाहिए होगी। अब हाइट आपको नहीं पता अपनी, एक सिंपल सी बात है, बाहर जाओ, एक जो है आप लोगों का मेजरमेंट स्केल आता है बेसिकली, कभी कभार लोग उसको इंची टेप भी कहते हैं, इंच टेप, बेसिकली उसको इंच कहते हैं। आप लोग क्या करना है, उस पर सेंटीमीटर मीटर उसके ऊपर मेंशन रहता है उस इंच टेप पर, उसको लेकर आ जाओ, स्टेशनरी किसी भी शॉप से ले आओ, और उसको लेकर आने के बाद अपना जो है पैर के, अपने जो अंगूठा है, अंगूठा जो है आपका पैर जो है वहाँ पर उसको लगाकर और अपने सर तक लाकर देखें कि आपकी हाइट कितनी है, तो वहाँ से आप अपना मेज़र कर सकते हैं। चेस्ट मेजरमेंट भी इसी तरीके से हो जाएगा, चेस्ट हाइट का तो हो जाएगा। बात आती है वेट का कैसे करोगे, तो आप वेटिंग मशीन के ऊपर खड़े हो जाओ, उससे आप अपना वेट कर सकते हो, या फिर आप ऐसा कर लो कि भाई कहीं आज कभी मार्केट में भी आप वेट कर सकते हो, कहीं पर भी जाकर मशीनें वहाँ पर होती हैं, तो इस तरीके से आप लोग वेट कर लोगे, अपना हाइट पता कर लोगे, चेस्ट मेजरमेंट भी पता कर लोगे, ठीक है। इस तरीके से आप लोग हम इन तीनों चीज़ों को पता कर सकते हो। मैं तो यही कहूँगा भाई, दोनों में से आर्म्ड वाली जो फोर्स आर्म्ड वाली ब्रांच है वो ज़्यादा अच्छी होती है, तो आप लोग दोनों ही देख सकते हो। प्रेफरेंस अपनी मर्जी से कोई भी दे सकते हो, आपको जहाँ इंटरेस्ट है। इंटरेस्ट के अलावा एलिजिबिलिटी भी देख लेना, अगर आप आर्म्ड ब्रांच के लिए आपका हाइट उतना नहीं है, ठीक है, अगर आप लोग फिजिकली एलिजिबल नहीं हो रहे हो मेजरमेंट के हिसाब से, तो आप लोग डायरेक्ट अनआर्म्ड में डालो। ये ना सोचे कि आपका जब ये सब हो रहा होगा, पीएमटी हो रहा होगा, तब तक आपकी हाइट इतनी हो जाएगी, तो मुझे नहीं लगता इस तरीके का चेंज आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से एसआई जो भी लोग अप्लाई कर रहे हैं, मैं भाई लोग जितने भी अप्लाई कर रहे हैं, उनसे सिर्फ साफ साफ यही कहूँगा कि भाई आर्म्ड और अनआर्म्ड में दोनों में अपना मेजरमेंट अलग अलग समझ लेना। सेम महिलाओं को भी कहूँगा अपना अपना हाइट और वेट आप यहाँ से समझ सकते हैं कितना चाहिए, ये अनआर्म्ड के लिए। ट्रांसजेंडर, अब देखिए ट्रांसजेंडर को ले लेंगे, ट्रांसजेंडर को ये लोग आर्म्ड अनआर्म्ड दोनों में ही ले लेंगे स्टेट पुलिस में एसआई के लिए, तो उसके लिए आप लोग हाइट समझना है। ट्रांसजेंडर के लिए वेट भी लिखा है, लेकिन ट्रांसजेंडर के लिए यहाँ पर चेस्ट मेजरमेंट जैसा कुछ नहीं लिखा है, ठीक है। तो ये चीज़ें आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान रखनी है। फिजिकल मेजरमेंट हो गया। एफिशिएंसी टेस्ट में मैं आपको बताया तो जो भी मेल लोग हैं उनको दोनों ही ब्रांच के लिए, आर्म्ड और अनआर्म्ड के लिए, 800 मीटर 3 मिनट के अंदर रनिंग कंप्लीट करना है। महिलाओं को 400 मीटर रन करना है 2 मिनट के अंदर। वहीं अगर ट्रांसजेंडर कैंडिडेट है तो 400 मीटर रन करे विद 1 मिनट 40 सेकंड के अंदर, मतलब उसको समय इतना मिलेगा, वो भी दोनों के लिए, उसको दोनों के लिए इतना ही रनिंग का सारा कुछ रहेगा, ठीक है। तो पीईटी हो गया, पीएमटी हो गया। अब आपके बात आ जाती है इसके आगे और क्या होगा। मेथड देखिए सिंपल है, ये लोग आपकी इस वैकेंसी को लेने के लिए प्रीलिम्स एग्जाम कराएंगे, स्क्रीनिंग एग्जाम होगा बेसिकली। वो इन्होंने जो है कांस्टेबल में जिसको हम लोग बोलते हैं रिटन एग्जाम, वही ये लोग एसआई में उसको प्रीलिम्स एग्जाम बोल रहे हैं। बेसिकली इस एग्जाम में ये लोग स्क्रीनिंग कर रहे हैं, मतलब जो लोग सही में एक्चुअल में लेना चाह रहे हैं वैकेंसी, वो यहाँ सिलेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। जिनको मिल सकती है तो प्रीलिम्स में ही वो लोग बाहर हो जाएंगे, जो इसके लायक है ही नहीं, मतलब वो इसके लिए काबिलियत रखते नहीं है, वो लोग पहले ही इस एग्जाम से बाहर हो जाएंगे। आपको बता दूं प्रीलिम्स एग्जाम होगा, फिर पीएमटी होगा, पीईटी होगा, फिर फाइनल कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम अलग से फिर एक और होगा, मतलब फिजिकल के बाद एक और एग्जाम होना है, और फिर इसके बाद पर्सनैलिटी टेस्ट यानी इंटरव्यू है, और उसके बाद मेडिकल और डीवी और ज्वाइनिंग ये चलेगा, ठीक है। फिजिकल एग्जामिनेशन में आपको बता दूं 200 नंबर का एग्जाम होगा यहाँ पर, जिसके अंदर जनरल स्टडीज, लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग आएगी, अर्थमेटिक एंड ये सब चीज़ें आएंगी। अर्थमेटिक्स मतलब मैथ से जुड़ा हुआ हो गया, एनालिटिकल रीजनिंग भाई बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ये सब आप लोग निकाल सकते हो, बड़े आसान होते हैं, ठीक है, बहुत आसान होते हैं। 200 मार्क्स का तो आपका पेपर आ रहा है, 100 नंबर का जीएस आएगा हैविंग, जिसमें 50 क्वेश्चन होंगे। उसके अलावा आप लोगों का लॉजिकल और एनालिटिकल रीजनिंग के 50 मार्क्स में क्वेश्चन आपका पेपर आएगा, उसमें 25 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। तो यानी ये 25 क्वेश्चन 50 नंबर में आ रहे हैं, और ये भी, और यहाँ पर आप अर्थमेटिक भी देखोगे तो 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स में आ रहे हैं, और आप लोगों का जनरल स्टडीज जीएस के तो 50 क्वेश्चन 100 नंबर में आ रहे हैं, यानी हर क्वेश्चन 2-2 नंबर का आ रहा है, ये आप समझ सकते हो। ड्यूरेशन एग्जाम का रहेगा 90 मिनट, 1 घंटा 30 मिनट में एग्जाम पूरा कंप्लीट करो, 90 मिनट मिल रही है, इसके अंदर पूरा एग्जाम खत्म कर डालो, ठीक है, इस तरीके से चलेगा। ये प्रीलिम्स एग्जाम है, इसको पास करने वाला ही फिजिकल में बैठेगा, फिजिकल को पास करने वाला मेन कॉम्पिटिटिव कंबाइंड एग्जाम में बैठेगा, फाइनल एग्जाम में। उसके बाद उसका जो है यहाँ पर इंटरव्यू लिया जाएगा, उसके बाद उसका डॉक्यूमेंट वेरीफाई करेंगे, मेडिकल करेंगे और ज्वाइनिंग दे देंगे, ठीक है।
प्रीलिम एग्जाम आपको बता दूं यहाँ पर OMR शीट पर होगा, ये कंप्यूटर पर नहीं होगा, और जिसके अंदर आपको ऑप्शन मिलेंगे। OMR शीट मतलब ये होता है भाई एक कागज ही होता है, एक शीट ही होता है, हालांकि उस पर एक स्कैन, इस मशीन स्कैन के लिए एक कोड लगा होता है जिससे आपका मार्कशीट चेक होता है, और उसके ऊपर सर्कल से पूरा पेज भरा रहता है। उसके अंदर हर क्वेश्चन के सीरियल डले होते हैं, ऑप्शंस डले होते हैं। आपको हर क्वेश्चन के ऑप्शंस को डार्क करना होता है कि किसका कौन सा आंसर सही होगा, इस तरीके से आपको करना होता है। आप ऑप्शन कहाँ देखोगे, तो वो अपने क्वेश्चन पेपर में देखते हो, वो आपको मिल जाएगा। देखिए SI रिक्रूटमेंट के लिए आपको बता दूं, SI रिक्रूटमेंट का क्वेश्चन पेपर यहाँ पर आप लोगों को इंग्लिश बंगाली दोनों में मिलेगा, ठीक है। मतलब SI रिक्रूटमेंट का क्वेश्चन पेपर बंगाली लैंग्वेज में भी मिलेगा, इंग्लिश में भी मिलेगा। तो इंग्लिश में मिलने से लोगों के लिए भला हो गया, अच्छा हो गया कि उनको इंग्लिश में भी मिल रहा है। तो प्रीलिम्स एग्जाम पास किया। प्रीलिम्स एग्जाम फाइनल रिजल्ट के लिए नहीं बनता है, वो सिर्फ स्क्रीनिंग है। बेसिकली वो ये बताएगा कि एक्चुअल हमें कितने लोगों को फिजिकल में बैठाना है, उससे हमें ये पता लगेगा, ठीक है। देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग, अगर आप गलत आंसर करते हो प्रीलिम्स में भी, तो वहाँ पर आपका जो है 1/4 नेगेटिव में जाएगा। मतलब हर क्वेश्चन सही करने पर 2 नंबर है, गलत करने पर आपकी 0.5 मार्क्स नेगेटिव में जाएंगे। उसके बाद फिजिकल होगा, वो आपने समझ लिया। उसके बाद फिजिकल हो जाने के बाद एक कॉम्बाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम होगा 200 नंबर में, जिसके अंदर आप देख सकते हो पेपर 1 में GS अर्थमेटिक आएगा 100 मार्क्स का, वो आप यहाँ से समझ लेना पूरा इसका पैटर्न। इसके अंदर पेपर 2 होगा इंग्लिश का, पेपर 3 बंगाली, हिंदी, उर्दू, नेपाली, किसी भी एक को आप ले लो इनमें से और उसका आप लोग पेपर दे दो। ये 50 नंबर का होगा, 1 घंटे का इसका अलग चलेगा। तो ये आप देख सकते हो ये सारे पेपर अलग अलग घंटे चल रहे हैं। पहला पेपर आपका 2 घंटे का हुआ। कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम मतलब कि एक साथ काफ़ी सारे एग्जाम होंगे इसके अंदर, जो कि इसके अंदर आप लोगों का 2 घंटे का अलग एग्जाम चलना है, GS और रीजनिंग और इन सब से जुड़ा हुआ। ये अब ऐसा मत कहना, अब ये मत कहना कि प्रीलिम्स में तो हमसे सब पूछ लिया तो दोबारा क्यों पूछ रहे हो। ये आपसे दोबारा पूछेंगे, यही सारे टॉपिक्स को थोड़ा एडवांस लेवल का पूछेंगे। ये फिजिकल के बाद पूछेंगे। इसका पेपर 2 घंटे का देंगे, 1 घंटे का आपको फिर इंग्लिश का देंगे, और 1 घंटे का आप लोगों को बंगाली, हिंदी, उर्दू, नेपाली, कोई भी एक भाषा पे आपको 50 मार्क्स में पेपर करना होगा, ठीक है। इस तरीके से पेपर चलेंगे, इन्हीं के ब्याह पर आप लोग आगे सिलेक्ट होंगे। क्वेश्चन पेपर पहले वाला जो रहेगा वो इंग्लिश, बंगाली, नेपाली तीनों में आएगा, ठीक है। कैंडिडेट आंसर कर सकता है किसी भी लैंग्वेज में जिसमें वो चाहे, ठीक है भाई। किसी भी एक ही लैंग्वेज में पूरा पेपर करना है, यानी कि कुछ आंसर बंगाली में लिख रहे हैं कुछ इंग्लिश में, ऐसा नहीं, किसी भी एक भाषा में पूरा पेपर करना है। वेस्ट बंगाल पुलिस रिक्रूटमेंट बोर्ड जो है फिर उसके बाद फिक्स करेगी आपके क्वालिफाइंग मार्क्स। आपके क्वालिफाइंग मार्क्स इन्होंने फिक्स करें एनी ऑफ द 3 पेपर एंड ऑल्सो भी एग्रीगेट ऑफ 3 पेपर इन द फाइनल कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम। मतलब ये लोग आप लोगों को एक क्वालिफिकेशन रखेंगे, एक क्वालिफाइंग मार्क्स रखेंगे, बेसिकली कट ऑफ रख देंगे कि भाई इस कैंडिडेट के अलग अलग इस पेपर में इतने इतने मार्क्स होने चाहिए कंबाइंड कॉम्पिटिटिव वाले में, तभी ये इसको हम इंटरव्यू में बैठाएंगे। तो इस तरीके से रहेगा। इंटरव्यू आपका होगा 30 नंबर का, उसमें क्या कुछ होगा वो आप यहाँ से समझ सकते हैं। तो इस तरीके से सब चीज़ें रहेंगी। इंटरव्यू हो गया बस, इसके बाद तो आपका सिलेक्शन ही है, उसके बाद तो कोई चीज़ रह नहीं गई है। आप देख सकते हैं चॉइस ऑफ पोस्ट, आपको बताना पड़ेगा कि भाई आपको आर्म्ड ब्रांच में जाना है, अनआर्म्ड में जाना है, ये आप फॉर्म भरते में ही बताओगे, ठीक है। जिसमें भी आपको फॉर्म भरना है, देखिए रिक्वायर्ड टू देयर चॉइस ऑफ अमॉन्ग्स्ट की वो उसको आर्म्ड वाला चाहिए या अनआर्म्ड वाले में जाना है, तो दोनों में से उसको चॉइस फॉर्म भरते समय देनी होगी। सिलेबस आप कहोगे कि भाई प्रीलिम्स का सिलेबस क्या है, तो उसमें जनरल स्टडीज़ आएगी, GK आएगी, ठीक है। अब बात ये है कि ये जो सिलेबस है आप लोगों का ये कांस्टेबल लेवल का नहीं होगा, ये ग्रेजुएशन लेवल तक का आएगा, क्योंकि क्वालिफिकेशन बैचलर पास आउट चाहिए। तो आपसे GS और लॉजिकल रीजनिंग, अर्थमेटिक, ये सब बैचलर लेवल का पूछेंगे। सेम इसके अलावा इंग्लिश जो आपकी रहेगी वो इन्होंने बता दी है, उसमें आपसे क्या क्या पूछेंगे, रिपोर्ट पूछ लेंगे और बाकी सारी चीज़ें पूछ लेंगे। बंगाली एक लैंग्वेज टेस्ट जो हो रहा है, बंगाली, हिंदी या कोई भी एक भाषा का, उसमें भी आप देख सकते हो क्या कुछ यहाँ पर पूरा जो है आपका सिलेबस रहेगा। तो सिलेबस आपने यहाँ से देख लिया। अब इसके बाद आप लोगों का जैसे ही इंटरव्यू हो जाता है उसके बाद आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई होने हैं, उसमें आप लोगों को 10th का मार्कशीट, 12th का मार्कशीट, ग्रेजुएशन के सारे सेमेस्टर्स की मार्कशीट, डिग्री और इसके अलावा पासिंग सर्टिफिकेट सारे लगाने होंगे। इसके अलावा कास्ट सर्टिफिकेट अगर आप वेस्ट बंगाल के रिजर्व्ड हो तभी लगाओगे, ये सब चीज़ें आपको लगानी होंगी। फ़ोटो लगाना, फ़ोटो भी आप ले जाएँ जब आप अपना DV करवाने जा रहे हैं इंटरव्यू के समय। उसके बाद ये मेडिकल करा लेंगे, और मेडिकल में जो लोग सही से पास हो लिए तो बस सारे प्रोसेस निकालने के बाद उनको ज्वाइनिंग मिल जाएगी, ठीक है भाई। इस तरीके से चलेगा। पीरियड ऑफ एप्लीकेशन बता दूं भाई, 9 मार्च से लेकर 7 अप्रैल के बीच में ऑनलाइन फॉर्म डालना होगा इसी वेबसाइट से जहाँ से आप नोटिफिकेशन समझ रहे हैं, ठीक है। एप्लीकेशन फीस आपको बताया था, यहाँ पर SI के लिए 270 रुपये लिए जाएंगे। वहीं आप SC ST हो अगर स्टेट वेस्ट बंगाल के, तो सिर्फ 20 रुपये आपको फॉर्म के देने हैं, सिर्फ 20, ठीक है भाई। और इसके अंदर एक चीज़ और आपको बता दूँ, 23 रुपये आप लोग
अलग से और दोगे अगर आप किसी आउटलेट पर जाकर फॉर्म भरवा रहे हो सहाज से। हालांकि आपके साइबर कैफ़े में अगर आसपास एरिया में है और उस दुकान पर जाके आप फॉर्म भरते हो तो वो अपनी मर्जी से चार्ज ले सकते हैं, क्योंकि वो लोग प्राइवेट है। हालांकि सहाज रिटेल पे जाते हो तो 23 रुपये में आपका फॉर्म भर के दे देंगे इनके ऊपर। हालांकि आप खुद भी भर सकते हो, ऑनलाइन भरना है तो मोबाइल लैपटॉप किसी को भी उठाओ, फॉर्म भर डालो, तुरंत से तुरंत भर डालो, इतना आसान प्रोसेस रहेगा। हाउ टू अप्लाई इन्होंने साफ साफ बताया। आप वेबसाइट पे आओ, रजिस्ट्रेशन करो, उसके बाद अपना फॉर्म वॉर्म भरो, पेमेंट करो और फॉर्म जमा करके प्रिंट निकालो, इतना आसान प्रोसेस रहेगा। पेमेंट आप डेबिट कार्ड से करो, क्रेडिट कार्ड से करो, नेट बैंकिंग, यूपीआई, गूगल पे, किसी से भी पेमेंट कर सकते हो, ठीक है जी। अब फॉर्मेट क्या हो, फोटो अपलोड करेंगे तो जेपीजी फॉर्मेट रखेंगे, 10 से 50 केबी के बीच में रखेंगे। फोटोग्राफ 3 महीने से ज़्यादा पुराना ना हो, अभी करेंटली का हो। फोटोग्राफ, सिग्नेचर, यही सब चीज़ें अपलोड होती हैं। डॉक्यूमेंट अपलोड होता है, फॉर्म की फीस जमा होती है और फॉर्म का सबमिट करके प्रिंट लिया जाता है। बस यही फॉर्म अप्लाई करने का प्रोसेस होता है, ठीक है। ये उन्होंने बताया। अभी सहाज रिटेल लिमिटेड में अगर कोई जा रहे हैं, कोई स्टेट भर में, अगर मान के चलो अपने ज़िले में आप अगर सहाज रिटेल लिमिटेड के वहाँ जाकर फॉर्म भरवा रहे हो, बेसिकली ये दोस्तों क्या है मैं आपको बता दूँ, स्टेट वेस्ट बंगाल में सहाज रिटेल लिमिटेड के अलग अलग आउटलेट हैं पूरे स्टेट में, अलग हर जिले के अंदर। बेसिकली वो कर क्या रहे हैं, वो लोगों का, वो वैसे काफ़ी सारे सर्विस देते हैं, उनमें से ही एक सर्विस ये भी है कि वो लोग फॉर्म भी भरते हैं, लोगों का फॉर्म भर देते हैं। वो लोग क्या करते हैं, 23 रुपये चार्ज करते हैं लोगों से पर फॉर्म पर, आप देख सकते हो, और वो आपका फॉर्म अप्लाई करके दे देते हैं। इस तरीके से अप्लाई हो जाता है। तो जो भी अप्लाई करेंगे इस वैकेंसी पर, आपसे कहूँगा कि आप इनके पास जाओगे तो 23 रुपये चार्ज होंगे, बाकी आप खुद से फॉर्म भरोगे तो कोई चार्ज नहीं होगा, वही आपका फॉर्म का फीस लगेगा, ठीक है। तो दोनों में से जो ऑप्शन बेस्ट लगे कर लेना। मैं इनकी आउटलेट की लिस्ट भी दे दी है मैंने आप लोगों को, इनके सेंटर कहाँ कहाँ पर है, बेसिकली इनके आउटलेट कहाँ कहाँ पर है जहाँ आप जाकर इस अपना फॉर्म भरवा सकते हैं, वो भी मैंने लिस्ट पूरी दे दी है। हर जिले में होगी, ठीक है। अब हर जिले में एक कैंडिडेट है, बेसिकली एक ऑफिसर है, महिला हो सकती है, पुरुष हो सकती है, वही लोग आपके फॉर्म भरेंगे। उनकी लिस्ट इन्होंने यहाँ पर दे रखी है। वो 6000 से ज़्यादा ऐसे लोग हैं पूरे स्टेट भर में जो इसमें फॉर्म भरवाएंगे आपका। हालांकि ऑनलाइन का तो क्या है, आप खुद भी भर सकते हो, जब ऑनलाइन फॉर्म जा रहा है तो आपको ज़रूरत भी नहीं है, आप खुद भी भर सकते हो, ठीक है जी। तो यहाँ से आप इनके चार्ज वगैरह देख सकते हो, ये सब चीज़ें यहाँ लिखी हुई है। एडिटिंग विंडो में मैं आपको बता दूँ 10 से लेके 16 अप्रैल के बीच में फॉर्म करेक्शन हो सकता है, वो भी कुछ ही चीज़ों में होगा, सब चीज़ों में नहीं होगा। तो किन चीज़ों में होगा वो आप यहाँ से समझ लो। थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं इसी के अंदर। ये कुछ अदर इंस्ट्रक्शन है आप लोगों के लिए, वो आप यहाँ से देख सकते हैं। थोड़ा आगे बढ़ूंगा, ठीक है। अब ये पूरा नोटिफिकेशन आपका हो गया है। लास्ट पॉइंट इसमें यही है कि वेस्ट बंगाल स्टेट गवर्नमेंट का यहाँ पर ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट का फॉर्म है। बेसिकली जो लोग स्टेट वेस्ट बंगाल के ईडब्ल्यूएस है वो लोग ये वाला फॉर्म लगाएंगे तो उनको ईडब्ल्यूएस का फ़ायदा मिल जाएगा। बेसिकली उनको ईडब्ल्यूएस वाली ही वैकेंसी भी मिल जाएंगी और ईडब्ल्यूएस का फीस के ऊपर जो चार्ज है वो भी उनको फ़ायदा उसके ऊपर मिल जाएगा। तो कहीं ना कहीं कास्ट सर्टिफिकेट सिर्फ स्टेट वाले लगाएं, बाहर वालों से साफ कहूँगा कि जनरल से फॉर्म डालोगे आप लोग, ठीक है। तो ये पूरा नोटिफिकेशन हो गया। सिलेबस, एज लिमिट, क्वालिफिकेशन, सैलरी, फॉर्म की डेट, फॉर्म की फ़ीस और सारे कुछ प्रोसेस पूरा रिक्रूटमेंट का सब इस वीडियो में कवर हो गया है आपके एसआई वेस्ट बंगाल स्टेट के लिए, ठीक है। थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे दोस्तों, यहाँ पे आपको दिखा दूँ ये सहाज रिटेल लिमिटेड का पूरा लिस्ट है जिसके अंदर लिखा है कि अगर कोई कैंडिडेट वेस्ट बंगाल स्टेट के बनकुरा जिले के अंदर जाता है फॉर्म भरवाने सहाज रिटेल लिमिटेड के आउटलेट के पास, तो बेसिकली वो कितनी जगह पर किन किन लोगों से फॉर्म भरवा सकता है। तो वहाँ पर पिंटू पात्रा है, वहाँ पर सोमेन चौधरी है, सुकुर मोल्ला है और उसके अलावा पूजा महतो सिंघा है। और ये सब लोग वो लोग हैं जो आपके फॉर्म भर देंगे, ठीक है। साजल पंजा और ये पराग और ये सूरज कुंडू और ये सब लोग वो हैं दोस्तों, समंता बाउरी और ये सब लोग वो हैं जो आपका फॉर्म भर के देंगे। ये लोग वो हैं जो बेसिकली यहाँ पर इन जिलों में आपका फॉर्म भरने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। बेसिकली ये लोग फॉर्म भरवाएंगे आप लोगों का। अगर आप बानकुरा जिले से जाओगे तो ये लोग भरेंगे। सेम मैं और जिलों की भी लिस्ट दिखा देता हूँ। तो ऐसा नहीं है कि लोगों के लिए सुविधा ही नहीं है, वो अपने आसपास एरिया में देखेंगे तो उनको ये सब दिख जाएगा। आसपास ही होंगे, 2-2, 4-4 किलोमीटर की दूरी पर ये सब दिख जाएगा, आप देख सकते हो यहाँ पर। और बुर्दवन में भी आप देख सकते हो, बुर्दवन जिले में भी है। इसके अलावा बीरभूम में भी है, तो वहाँ भी आप जा सकते हो। और दार्जिलिंग और हावड़ा एरिया के आसपास भी आप देख सकते हो। तो ये सब लोग आपके फॉर्म भरवा देंगे। इसके लिए 23 रुपये आपका पर फॉर्म पर चार्ज होगा। अब डिटेल सही दोगे, वो लोग आपसे डिटेल लेकर भर देंगे, तो जैसा डिटेल आप दोगे वैसा ही वो लोग फॉर्म में डालेंगे, ठीक है। तो इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखना है, या तो खुद भी भर सकते हैं। तो पूरा लिस्ट काफ़ी लंबा है, मैं आपको नीचे लेकर आता हूँ तो देख सकते हैं। लगभग 6200 के लगभग ऐसे लोग हैं जो इसके अंदर फॉर्म भरवाएंगे पूरे स्टेट भर में आपसे सेंटर्स पे, ठीक है।
या तो आप यहाँ चले जाओ या खुद भी भर सकते हैं, तो ये सब चीज़ें आपकी रहेंगी। मैंने आपको सारी क्लियर कर दिया है, पूरा नोटिफिकेशन एक एक चीज़। फॉर्म आपका चालू होगा 2 दिन बाद, 9 तारीख से चालू होना है इसमें फॉर्म, जैसा कि लिखा भी है 9 तारीख से फॉर्म चालू होगा, 9 मार्च से 7 अप्रैल। ठीक है जी। कोई डाउट रह जाए किसी का कमेंट में बताना। पूरा इंडिया इस वैकेंसी पर एलिजिबल है एसआई के लिए, और साथ में इस जानकारी को पूरे विश्व भर में शेयर करना, खासकर पूरे वर्ल्ड में तो करोगे ही, इंडिया में तो जरूर पहुंचा देना, क्योंकि इंडिया में खासकर जरूर पहुंचनी चाहिए जानकारी, इंडिया के लोगों के लिए खास है। चलिए मैं और लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, और साथ में कमेंट में फिर से वही कहूँगा, कोई डाउट हो आपका बताना। मैं आपसे मिल रहा हूँ जल्द ही, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।